नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज के क्लास में हम समुद्र तल प्रसार सिद्धांत यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समुद्र तल प्रसार संकल्पना है वो 1960 में हैरी हैस और डिट्स के द्वारा दी गई। क्या है इस थ्योरी के अंदर? तो जिस प्रकार से हमारे महाद्वीप पर स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, वो ही स्थलाकृतियां हूबहू हमारे महासागर के अंदर भी पाई जाती हैं। जैसे महाद्वीप के ऊपर पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, तटीय भाग है या फिर मैदानी एरिया पाया जाता है, इसी प्रकार से महासागरों के अंदर भी पर्वत पाए जाते हैं जिसे समुद्री पर्वत कहते हैं। सपाट शिखर वाले पर्वत पाए जाते हैं जिन्हें स्थल पर हम पठार कहते हैं। तो समुद्र के अंदर क्योट कहा जाता है। फिर कटक पाई जाती हैं जिसे समुद्री पर्वत कहा जाता है। और इसी के अलावा डीप वैली पाई जाती हैं जिसे ट्रेंच कहा जाता है। समुद्र बेसिन पाए जाते हैं जिसे समुद्री मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ओशन के अंदर भी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ओशंस के अंदर पाई जाने वाली स्थलाकृतियों के आधार पर सबसे पहले हेनरी हैस और डीच के द्वारा एक मैप तैयार किया गया जो कि ओशन से संबंधित था। तो समुद्र तल का मानचित्र बनाया गया और वो सफल भी हुए, जिसमें मध्य अटलांटिक कटक के निर्माण की प्रक्रिया को भी समझाया। तो इन्होंने सोनार का उपयोग करके हैरी हैस और डिट्स के द्वारा ओशन जो फ्लोर है, महासागरीय तली का मैप तैयार किया गया। उन्होंने यह भी पाया कि मध्य अटलांटिक रिज के पास में, मध्य अटलांटिक कटक के पास में तापमान उससे दूर की सतह की तुलना में अधिक गर्म था। अब क्या समझते हैं आप इस चीज से कि मध्य महासागरीय कटक जो कि मध्य अटलांटिक कटक है, उसके बीच वाला जो टेम्परेचर है यानी कटक के सबसे मिड वाला भाग, यानी इस प्रकार से फैली हुई है कटक, यानी ये पर्वत श्रृंखला जो कि विस्तृत रूप में फैली हुई है, लेकिन इसके बीच में जो संकीर्ण वाला भाग है, जो नया भाग है, वहां पर तापमान अधिक रहते हैं यानी गर्म रहते हैं। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर लगातार ज्वालामुखी आते रहते हैं। ठीक है, इसी के कारण से वर्तमान का जो टेम्परेचर होता है वो दूर की सतह की तुलना में बीच वाली जो सतह होती है वो अधिक गर्म रहती है। 1912-13 में अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि पृथ्वी की सतह की शिफ्टिंग के बारे में थी, यानी विस्थापन करवा रहे थे हम महाद्वीपों का अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। तब इस परिकल्पना के समर्थन में ये थ्योरी थी। ठीक है, तो समुद्र तल प्रसार संकल्पना के द्वारा ही अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है वो वापस से पुनर्जीवित हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं ओशन के अंदर की स्थलाकृतियां। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, सबसे पहले समुद्र का तट या महाद्वीप का तट, महाद्वीप का हिस्सा होती है जिसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। फिर डूबी हुई जो तट की रेखा है उसे मग्न ढाल कहते हैं, जो एक स्लोप में होता है तो उसे मग्न ढाल कहते हैं। फिर ओशन के अंदर ट्रेंचेज पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं मिड ओशन की रिज के बारे में, जो मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। कटक का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो महासागर के अंदर निर्मित कटक यानी लंबी पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार से होता है? आंतरिक भागों से निकलने वाला ज्वालामुखी उद्भेदन यानी मैग्मा और लावा के कारण से अभी सारी प्लेट सीमा के बीच में, जहां प्लेटों के बीच में गैप बनता है, उस गैप के अंदर मैग्मा या लावा जमा होता है और उस जमा होने के कारण से ही कटक का निर्माण होता है। इस कटक के बीच में तापमान अधिक होते हैं और नई सतह होती है, यानी
आंतरिक भाग से निकला हुआ लावा या मैग्मा नवीन होता है, इसके साथ में ही लगती हुई चट्टानें हैं वो ओल्डर होती हैं। ठीक है, बीच में तापमान अधिक होते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में भी ज्वालामुखी आ रहे होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया सिद्धांत 1929 एंड 30। क्यों होता है कटक का निर्माण की प्रोसेस इस डायग्राम के थ्रू समझाई गई है। आर्थर होम्स के संवेग तरंग सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार की धाराएं आंतरिक भाग से उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को, जो कि 3 लेयर्स में है, सियाल साइमा या निफे कह लो उसको, या फिर भू प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रॉड कहते हैं। तो भू प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रॉड की बात करें तो भी ये दो दो अलग अलग भागों में बटी हुई है, क्योंकि भू प्रॉपर्टी की अपर लेयर है जो कि दृढ़ है, निचली लेयर है वो भी दृढ़ है, लेकिन मेंटल का अपर भाग जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। फिर मेंटल का जो दक्षिणी भाग है वो दृढ़ फॉर्म में पाया जाता है, दृढ़ भूभाग है। बात करें पृथ्वी के आंतरिक भाग की यानी क्रॉड भाग की, तो इसका अपर वाला भाग है वो तरल दशा में है, तरल अवस्था में पाया जाता है। और आंतरिक भाग पृथ्वी का जो कि एक ठोस कंडीशन में प्राप्त होता है, यानी निफे वाला भाग है वो कठोर है। अब आंतरिक भाग में यानी मेंटल से, पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी मेंटल वाली जगह से, जहां एस्थेनोस्फीयर है, वहां से कुछ धाराएं उत्पन्न होती हैं और सवैन धाराएं हैं वो आपस में ऊपर की ओर चलती रहती हैं। जब सवैन धाराएं दो प्रकार से चलती हैं, यानी दो भागों में हम सवैन धाराओं को बांट सकते हैं, जो आंतरिक भाग से बाहर की ओर चलती हैं और सतह को तोड़ती हुई, चट्टानों को तोड़ती हुई मैग्मा को धरातल पर प्रकट करती हैं, जिससे ज्वालामुखी निर्मित होते हैं। ठीक है, तो राइजिंग जो लिम्स होती हैं या उठते स्तंभ की धाराएं और दूसरी होती हैं गिरते स्तंभ की धाराएं। उठते स्तंभ की धाराओं पर कटक का निर्माण होता है, क्योंकि उठते स्तंभ की धाराएं हैं वो सतह के पास में आकर अपसरण को प्राप्त करती हैं, और जिसके कारण से दो चट्टानों के बीच में गैप होता है और उस गैप के अंदर आया हुआ सतह से यानी आंतरिक भाग से आया हुआ मैग्मा है वो जमा होता है। जमा होने के कारण से ही कटक का निर्माण होता है। फिर उठते स्तंभ की धाराओं पर अपसरण होने पर ये जो अपसरित जो धाराएं हैं वो वापस से जाकर के जहां पर दृढ़ फॉर्म है उसके समांतर बहती हैं, यानी क्षैतिज विचरण करती हुई चलती हैं। फिर सरफेस पर जहां दो प्लेटों का अभिसरण होता है वहां पर ये सवैन धाराएं नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। ये क्षेत्र सबडक्शन जोन कहलाता है या क्षेपण क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर दो महाद्वीपीय प्लेट या महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट है, उनका क्षेपण क्षेत्र होता है। भारी प्लेट है वो नीचे की ओर धंस जाती है गिरते स्तंभ की धाराओं की तरह, तो यहाँ पर क्षेपण क्षेत्र निर्मित होता है। फलस्वरूप इस भ्रंश के सहारे ज्वालामुखी आते हैं और भूकंप की प्राप्ति होती है। यहाँ पर पर्वत निर्मित होते हैं। ठीक है, तो उठते स्तंभ बात हम करें उठते स्तंभ की धाराओं की, तो यहाँ पर कटक निर्मित होता है और गिरते स्तंभ की धाराओं पर पर्वत निर्मित होते हैं। सबडक्शन जोन है, क्षेपण क्षेत्र है, और यहाँ पर ओशनिक ट्रेंच भी बनती हैं। इसी के साथ में जो कि राइजिंग लिम्स हैं, उठते स्तंभ की धाराएं हैं, वहां पर कटक का निर्माण होता है। स्प्रेडिंग सेंटर होता है ये, यहाँ पर धाराएं हैं वो अपसरित होती हैं
और समुद्री सतह का निर्माण होता है जिसे हम कटक के नाम से जानते हैं। पर्टिकुलर जो मध्य अटलांटिक कटक है उसके ऊपर स्पष्ट रूप से ये कंडीशन हमें बिल्कुल महासागर के बीच में दिखाई देती है, इसी के कारण से इसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे होता है? तो मध्य ओशियनिक जो रिज उत्पन्न होती है या महासागर के बीच में कटक का जब निर्माण होता है, यानी उठते स्तंभ की धाराओं पर सतह के सहारे जब अपसरण होता है तो ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण होता है। उठते स्तंभ की धाराएं लिथोस्फीयर को तोड़ती हुई, दृढ़ चट्टानों को तोड़ती हुई यहाँ पर कटक का निर्माण कर देती हैं। तो एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पर ऐड होने के कारण से ओशन में भार बढ़ जाता है, ठीक है, और इसी के कारण से जल है वो तटों की ओर फैलता है। इसे ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत कहा जाता है। अब स्टेज देखते हैं कि कैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है या कटक का निर्माण किस प्रकार से होता है। अर्ली रिफ्टिंग, इसमें क्या होता है, सबसे पहले उठते स्तंभ की धाराएं हैं जो मेंटल से लिथोस्फियर की ओर चलती है, तो ऊपर की ओर धक्के लगाती है, धरातल की ओर लिथोस्फियर वाला भाग है वो टूटता रहता है, और टूटने के कारण से एक समय ऐसा आता है कि जब बिल्कुल पूरी तरह से ये भाग संकीर्ण हो जाता है, पतला हो जाता है, और मेंटल से आने वाले जो मेल्टिंग लावा होता है, मेल्टेड जो लावा होता है या फिर मैग्मा होता है, वो जमा हो जाता है, कटक का निर्माण होता है, तब सी फ्लोर स्प्रेडिंग बनता है। द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो हैरी हैस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का विचार प्रस्तावित किया है। जब समुद्री प्लेटें अलग हो जाती हैं तो तनाव के कारण स्थल मंडल में दरार हो जाती है, यानी समुद्र के अंदर अपक्षरण जिन स्थानों पर होता है तो वहां पर तनाव के कारण से स्थल मंडल में बीच में दरार हो जाती है, और उस दरार में लावा या मैग्मा जो कि मेंटल भाग से ऊपर की ओर सवैन धाराओं के माध्यम से आ रहा है, तो चट्टानों को तोड़कर वो वहां पर जमा हो जाता है, जिससे कटक की रचना होती है। समुद्र तल पर ठंडा होकर के नया समुद्री तल बनाता है। नवगठित समुद्री तल जो कि कटक के द्वारा निर्मित हुआ है, महासागरीय परत फिर धीरे धीरे कटक से दूर चला जाता है और उसका स्थान और भी नया समुद्री तल ले लेता है। क्या कहना चाह रहा है? चक्र दोहराता है। कैसे? एक कटक का निर्माण हुआ, ठीक है, उसकी जो बाहर वाली लेयर थी, यानी कटक का निर्माण हुआ, फिर वो कटक का जो बाहर वाला हिस्सा था वो ठंडा हुआ, वो जो लेयर थी वो ठंडी हो गई कंप्लीटली, और फिर वो वापस से सेपरेट होने लग गई और बीच से नया लावा है वो सतह पर प्राप्त हो गया। फिर वो जो साइड वाला लावा था वो हटता चला गया, यानी साइड वाली चट्टानें हैं वो ठंडी होती चली गई और ओशन के अंदर फैलती चली गई। तो जिस प्रकार से कटक फैलती है उसी प्रकार से फिर समुद्र भी फैलता है। तो इसी प्रकार से नई समुद्री क्रस्ट का निर्माण होता है और चक्र दोहराया जाता है। तो समय के साथ साथ पुरानी चट्टानें प्रसार करती हैं बाहर की ओर और दूर दूर फैल जाती है, जबकि नई चट्टानें प्रसार क्षेत्र के निकट पाई जाती हैं जिनका तापमान अधिक होता है। समुद्र तल के फैलाव के साक्ष्य, तो कैसे कह सकते हैं हम कि सी फ्लोर का स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेडिंग हो रहा है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए उत्तरदायी जो है वो कटक है। मध्य महासागरीय कटक के आसपास समुद्री चट्टानों की प्रकृति जब हम देखते हैं और वहां का तापमान जब हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि नई कटक का निर्माण होने के कारण से समुद्र तली का प्रसार हो रहा है। समुद्र कटक के शिखर, यानी समुद्री जो पर्वत है या कटक है, उसके शिखर के दोनों ओर चट्टानों में शिखर से समान दूरी पर स्थित चट्टानों में उनके घटकों, उनकी उम्र और चुंबकीय अभिविन्यास दोनों के संदर्भ में समानताएं पाई गई हैं। क्या से समझेंगे आप इस बात को कि कटक का निर्माण हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, ये इतनी चौड़ी कटक का निर्माण एक बार हुआ है, ठीक है।
अब इसके बाद नई कटक निर्मित होती है, तो ये वाली जो कटक है जो कि फर्स्ट नंबर पे निर्मित हुई है, बाहर की ओर फैल जाती है, बाहर की ओर प्रसारित हो जाती है और बीच से एक नई क्रस्ट का निर्माण हो जाता है। अब नई कटक निर्मित हो गई है। ठीक है, तो इन दोनों की विशेषता जो कि नई कटक बनी है वो 2 नंबर पे है, और जो पुरानी कटक है वो इस प्रकार से साइडों में फैल जाती है। तो कटक का जब हम अध्ययन करें, कटक में यानी महासागरों के अंदर फैली हुई चट्टानों का जब हम अध्ययन करेंगे, तो 1 नंबर वाली चट्टान, हमने इसको 1 नंबर क्यों दिया है, क्योंकि पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ है। तो जब पहले निर्मित चट्टान है उनकी प्रवृत्ति एक समान रूप से पाई गई है, उसमें पाए गए जो खनिज हैं वो भी समान है। इसी के कारण से हम कह सकते हैं कि ये जो हमने 1 नंबर दिया है, ये चट्टान एक ही समय में निर्मित हुई कटक है। ठीक है, और चुंबकीय अभिविन्यास, यानी चुंबकीय अभिविन्यास क्या होता है कि जिस समय चट्टान निर्मित होती है उसी समय जो चट्टानी सतह पर लगने वाला चुंबकीय जो बल है वो लगता है और चट्टान ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद में एक बार में ही जब चट्टान ठंडी हो रही होती है तभी उसके ऊपर एक ही प्रकार का चुंबकत्व लगेगा, दोबारा से उस चट्टान को इफेक्ट नहीं होगा चुंबकत्व का। इसी के कारण से 1 नंबर वाली चट्टान है वो समान रूप से चट्टान के दोनों किनारों पर पाई गई है। तो हम कह सकते हैं कि कटक का प्रसार है और इसी प्रकार से सी फ्लोर का भी प्रसार हो रहा है। मध्य महासागरीय कटक के करीब की चट्टानों में सामान्य ध्रुवता होती है और वे सबसे कम उम्र वाली होती हैं, यानी सबसे नई निर्मित चट्टानें होती है जो बीच वाली होती हैं। जैसे जैसे कोई शिखर रिज से दूर जाता है तो चट्टानों की उम्र बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये बीच वाली चट्टान है, इससे बाहर की ओर आएंगे तो चट्टानों की एज है वो बढ़ती जाएगी और ये पुरानी वाली चट्टानें पाई जाएंगी, यानी बीच में सबसे पहले यंगर, फिर ओल्डर ओल्डर ओल्डर, इस प्रकार से अलग अलग चट्टानें पाई जाती हैं। समुद्री कटकों के पास समुद्री पर्वत की चट्टानें महाद्वीपीय परत की चट्टानों की तुलना में बहुत नई हैं, यानी जो कटक का निर्माण महासागर के अंदर हुआ है उनके बीच में, ये महासागर है और महासागर के बीच में जो कटक का निर्माण हुआ है, इन चट्टानों की एज की तुलना अगर की जाए महाद्वीपों की चट्टानों की एज से, तो महासागर के बीच में निर्मित जो कटक है वहां की चट्टानें नई निर्मित है, अर्थात वो चट्टानें नए निर्मित चट्टानें होने के कारण से उनका निर्माण है वो हाल ही में कुछ समय पहले ही हुआ है। इसके कारण से हम कह सकते हैं कि कटक है वो नई निर्मित हुई है, महासागरों की उत्पत्ति के समय कटक निर्मित नहीं थी। इसी के कारण से हम कह सकते हैं कि ओशन में वो चीजें पहले नहीं थी, अब कटक का निर्माण होने के बाद वो चट्टानें नई निर्मित हुई है। इसके कारण से नई आई हुई चट्टानें हैं वो समुद्र की तली के अंदर विराजमान है या फिर समुद्र की तली के ऊपर अभी स्थित है, जिसके कारण से सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है। एक बात और है कि इन चट्टानों के बीच में जो कटक है उसकी चट्टानों में बीच में जहां नई चट्टानें निर्मित हुई है वहां पर ऊंचाई कम पाई जाती है या अवसाद कम पाए जाते हैं, क्योंकि नई जो चट्टान निर्मित होती है वो कम मलबे को लेकर के आती है, क्योंकि वो तरल होती है, ठंडी नहीं हुई है, जिसके कारण से जमी नहीं है, वो फैली रहती है। ठीक है, अब चलते हैं मध्य महासागरीय कटकों पर भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण के बारे में। समुद्र तल पर सामान्यतः तापमान 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन कटकों के पास यह अधिक हो जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि वहां पर मेंटल भाग से निकला हुआ जो मैग्मा है, जो कि लावा है, वो हमारे पास नया प्राप्त हुआ है। इसी के कारण से यहाँ की चट्टानों का तापमान अधिक है। अटलांटिक महासागर और अन्य महासागरों के मध्य भागों में बिंदु समुद्र तट के लगभग समानांतर है। इससे पता चलता है कि समय के साथ समुद्र तल चौड़ा हो गया है। कह रहा है कि अटलांटिक महासागर और महासागरों के अन्य भागों में बिंदु
समुद्र तट के लगभग समानांतर है। सामान्य तौर पर मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्रों में भूकंप का केंद्र उथली गहराई पर होता है, जबकि अल्पाइन हिमालयी बेल्ट के साथ साथ प्रशांत महासागर के किनारे पर भूकंप का केंद्र गहराई में होता है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर मध्य महासागरीय कटक के सहारे आने वाले जो भूकंप हैं वो कम गहराई से हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात यहाँ पर निकलने वाला जो लावा या मैग्मा है, यानी कटक की उत्पत्ति के समय निर्मित होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, इसी के कारण से वो कम गहराई से आता है। इसी प्रकार से देख सकते हैं आप ज्वालामुखी और कटक का वितरण। तो ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है और लगातार यहाँ पर चट्टानों का निर्माण होता रहता है और यहाँ पर चट्टानें विखंडित होती रहती हैं। ठीक है, मध्य महासागरीय कटक में अपसारी प्लेट किनारा पाया जाता है और यहाँ पर कटक के निर्माण के समय ज्वालामुखी भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो कि मध्य महासागरीय कटक के रूप में जाने जाते हैं। तो ओशन के अंदर इस प्रकार के डिस्टर्बेंस होने के कारण से तट है या उसका तली है, उसका प्रसार होता रहता है। अब आते हैं पिघली हुई सामग्री के साक्ष्य यानी रॉक पिलो। रॉक पिलो के आकार की आकृति वाली चट्टानों से पता चलता है कि पिघला हुआ मैग्मा या लावा मध्य महासागर के किनारे की दरारों से बार बार फूटता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर चट्टानें निर्मित होती रहती हैं। चुंबकीय धारियों के साक्ष्य, ये क्या होता है? चुंबकीय धारियों से तात्पर्य है कि चट्टानें हैं वो अलग अलग क्रम की होती हैं, तो वो अलग ही प्रकार का उनके ऊपर चुंबकत्व प्रभाव देखने को मिलता है। समुद्र तल को बनाने में चट्टानें चुंबकीय धारियों के एक पैटर्न में स्थित होती हैं जो पृथ्वी के चुंबकत्व क्षेत्र में उलट फेर का रिकॉर्ड रखती हैं। कैसे समझेंगे आप इस चीज को कि चट्टानें, ये कटक का निर्माण दिखाया गया है, यहाँ पे सबसे नई वाली चट्टानें हैं, इनके बजाय लिथोस्फीयर से निकले हुए मैग्मा या लावा के द्वारा पहली बार जब कटक का निर्माण होता है तो वहां पर जो चट्टानें हमें प्राप्त होती हैं उनके ऊपर चुंबकत्व पुराने समय का लगता है और नए समय वाली जो चट्टानें होती हैं वो कम ठंडी होती हैं, जिसके कारण से यहाँ पर नई चट्टानें या नई कटक का निर्माण होता है। चुंबकीय धारियों से हम जान सकते हैं, जैसे बाहर की ओर निर्मित बादामी शेड में फर्स्ट नंबर वाली चट्टानें हैं, फिर ऑरेंज शेड में सेकंड नंबर पे निर्मित चट्टानें हैं और थर्ड में पैलियोमैग्नेटिक वाइन और मैथ्यून के द्वारा पैलियोमैग्नेटिक या फिर पोलर वेंडरिंग थ्योरी के अनुसार पृथ्वी का प्रति चुंबकत्व जो कोण है वो अलग बनता है, जिसके कारण से चट्टानों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिलिंग नमूनों के साक्ष्य। तो समुद्र तल के क्रॉड नमूने दिखाते हैं कि पुरानी चट्टानें कटक से दूर पाई जाती हैं और सबसे छोटी चट्टानें पर्वतमाला के मध्य में पाई जाती हैं, यानी कम शिखर वाली होती हैं, ज्यादा तापमान वाली होती हैं और सबसे नई चट्टानें पर्वतमाला के यानी कटक के बिल्कुल बीच में पाई जाती हैं। अगला आता है सबडक्शन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समुद्र के गहरे समुद्र की खाइयां निर्मित होती हैं। सबडक्शन के द्वारा ट्रेंचेज निर्मित होती हैं, क्योंकि अगर महाद्वीपीय प्लेट टकराती है तो भारी प्लेट नीचे धंस जाती है और हल्की प्लेट ऊपर चढ़ जाती है, इसके बीच में भ्रंश निर्मित होते हैं और उसी के सहारे ट्रेंचेज भी बनती हैं। ठीक है, तो समुद्र के सहारे खाई के नीचे वापस मेंटल में डूब जाता है, समुद्र तल के एक हिस्से को वापस मेंटल में डुबाने की अनुमति देता है। अब देखिए आर्थर होम्स के सवन तरंग सिद्धांत के अनुसार गिरते उठते स्तंभ की धाराएं होती हैं, वहां पर अभिसरण होता है, अपसरण होता है। आर्थर होम्स के सवन तरंग सिद्धांत के अनुसार उठते स्तंभ की धाराओं पर अपसरण होता है। फिर सतह पर अगर ठोस चट्टानें हैं यानी प्लेटें हैं तो वो प्लेटें दृढ़ होती हैं,
जहां पर हल्की और भारी प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र होता है, वहां पर भारी चट्टान या भारी प्लेट नीचे धंस जाती है और हल्की प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है। ऐसे स्थानों पर जहां उठते स्तंभ की धाराएं आ रही होती हैं, वो भी नीचे की ओर चल पड़ती हैं और मलबा नीचे की ओर जाता है। फिर वो मलबा वापस उठते स्तंभ की धाराओं के द्वारा कटक का निर्माण करता है। नेक्स्ट आते हैं गहरे महासागरीय गर्त। ये कैसे बनते हैं? ये सबडक्शन जोन में होता है। गहरे पानी के नीचे घाटियां बनती हैं और समुद्री परत के नीचे की ओर झुकाती हैं। तो भारी प्लेट नीचे की ओर धंस जाती है, हल्की प्लेट ऊपर चढ़ जाती है और इसी के सहारे, भ्रंश के सहारे ट्रेंच का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से ये था सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत। समझ में आया होगा। 1960 में हैरी हेस और डिच के द्वारा दिया गया। इनके द्वारा ओशन का मैप तैयार किया गया और कटक के द्वारा, जो कि 1929-1930 में आर्थर होम्स के द्वारा दिए गए सघन तरंग सिद्धांत के द्वारा इस परिकल्पना को समर्थन प्राप्त हुआ। और इसी से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र के अंदर अवसाद अधिक हो जाते हैं, अवसाद बढ़ते हैं, जो कि आंतरिक भाग से निकले हुए मैग्मा के द्वारा कटक के निर्माण के स्वरूप हमें चट्टानें प्राप्त होती हैं, उन्हीं के कारण से एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हो जाता है ओशन के अंदर। तो पानी के अंदर जब एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड होता है तो वो पानी बाहर की ओर फ्लो करता है और इसी के द्वारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, तो जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है तो इसी के सहारे हम ये भी तो कहेंगे ना कि जब समुद्र तली का प्रसार हो रहा है तो ओशन के साथ साथ में महाद्वीप भी तो सरकते होंगे। तो इसी प्रकार से सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के साथ में ही वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को भी समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.